कुछ लड़कियों को इसलिए रोका जा रहा है कई महीने से कि वो जो है अपना सर ढक करके स्कूल जाती हैं। तो क्या इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या पगड़ी बांधना ये कोई अपराध है? इस बुनियाद पर उन बच्चियों को स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही। वो स्कूल के अंदर तो एंट्री होती है, लेकिन क्लास में इसलिए उनकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है, उन्होंने अपना सर जो है ढक रखा है। सर, बात ये है कि सदन के अंदर हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बड़ी बड़ी बात करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में समानता, सबका समान अधिकार हम मान के चलते हैं। लेकिन कई दिनों से सर ये बड़े खबर आ रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने से कि मजहब के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ घिनौने कार्रवाई होते हैं। सर, ये सर धर्म हम सबके लिए समान है, धर्म की नाम अलग अलग हो सकता सर, कोई ईश्वर को मानता है तो कोई अल्लाह के मानता है, लेकिन सर हर धर्म की एक एक अलग अलग पहचान होते हैं। जैसे कि कोई हिंदू सर पे सर तिलक लगाते हैं तो मुसलमान महिला सर हिजाब पहनते हैं। तो हिजाब पहनता कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कई हिस्सों में सर आजकल हिजाब पहनने से उसके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं। सर, इसके चलते हमारे देश में सर मजहब के नाम पर समाज के अंदर दरार पैदा होते हैं। सर, जैसे कि आज कर्नाटक में सर देखिए स्कूल 30 से 40 कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। जबरदस्ती उनको हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाते हैं। যে পার্লামেন্টে কথা হওয়া উচিত ছিল দেশের উন্নয়ন নিয়ে, সে পার্লামেন্টে আজকাল কথা হচ্ছে হিজাব নিয়ে। কেন? কারণ আজকে বিতর্কগুলো ইচ্ছা ও পরিকল্পনা মাফিক সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে সরকারকে বিরোধীরা প্রশ্ন করতে ভুলে যায়, যাতে করে সরকারের ব্যর্থতাগুলো ঢেকে যায়। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। পুরো পৃথিবী, পুরো বিশ্ব এখন তোলপাড় একটা বিষয় নিয়ে, সেটি হচ্ছে ভারতের দক্ষিণীয় রাজ্য কর্ণাটক শহরে স্কুল কলেজে হিজাব নিষিদ্ধ বিতর্ক। হিজাব নিষিদ্ধ এই বিতর্ক যেন থামছেই না। সারা ভারতবর্ষ সহ পুরো বিশ্ব এখন, পুরো পৃথিবী এখন তোলপাড় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেটা কর্ণাটক শহরে, ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলীয় রাজ্য কর্ণাটকের একটি কলেজের ভিডিও, যেখানে দেখা যাচ্ছে হিজাব পরিহিত একজন মুসলিম বোন, তিনি মোটরসাইকেল নিয়ে, স্কুটার চালিয়ে কলেজে প্রবেশ করছে এবং কলেজে প্রবেশ করা মাত্রই একদল উগ্রবাদী ছেলেরা এসে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে তাকে হেনস্থ নির্যাতনের চেষ্টা করে এবং তার হিজাব খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার এই মুসলিম বোনটি তাদের এই স্লোগানে, জয় শ্রীরাম স্লোগানে ভয় না পেয়ে, তাদের হেনস্থের শিকার না হয়ে পাল্টাপাল্টি তাদের জবাবে বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই স্লোগান দেওয়াই এখন পুরো বিশ্ব কাঁপছে। দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, এখন এই আল্লাহু আকবার স্লোগান নিয়ে, এই বোনটির কথা নিয়ে, হিজাব পরার বিষয়টি নিয়ে এখন ভারতের জাতীয় সংসদ, পার্লামেন্টেও এই টপিকটা উঠে এসেছে যে কেন এবং কিসের জন্য মুসলমানদের ওপর এত অত্যাচার করা হচ্ছে, কেন হিজাব পরে স্কুল কলেজে যাওয়া যাবে না। এই বিষয়টি ভারতের জাতীয় সংসদ, পার্লামেন্টে আজকে উঠেছে। আজকে এই হিজাব পরার বিষয়টি নিয়ে, এই হিজাবের এই ভিডিওটা নিয়ে আজকে ভারতের জাতীয় সংসদ, পার্লামেন্ট তোলপাড় রীতিমতো। দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি ভারতের জাতীয় সংসদীয় সেই ভিডিও, পার্লামেন্টের সেই ভিডিওটা দেখে আসি, যেখানে এই হিজাব নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়ে গেছে রীতিমতো। সেই ভিডিওগুলো দেখে আসবো, তারপরে বিস্তারিত আলোচনা করব। চলুন। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की बात करी है। ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग हैं, हर किसी का अपना अलग कल्चर होता है। और आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि हमारे देश में बालिकाओं को पढ़ाने में सेकंड प्रायोरिटी हमारे समाज में रहती है। लड़कियों को स्कूल भेजना जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी नहीं है। और ख़ास तौर से
ऐसे समाज में जो जो दलित हैं, ट्राइबल हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज में जो है बच्चियों को स्कूल भेजने में प्रायोरिटी उतनी नहीं है। पिछले दिनों ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा संज्ञान में आया है कि हमारे संविधान ने ये आज़ादी दी है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, किस तरीके से रहेगा, लेकिन कर्नाटक के अंदर सरकारी स्कूल में कुछ लड़कियों को इसलिए रोका जा रहा है कई महीने से कि वो जो है अपना सर ढक करके स्कूल जाती हैं। तो क्या इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या पगड़ी बांधना ये कोई अपराध है? इस बुनियाद पर उन बच्चियों को स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही। वो स्कूल के अंदर तो एंट्री होती है, लेकिन क्लास में इसलिए उनकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है, उन्होंने अपना सर जो है ढक रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से एक चाहूंगा कि इस पर का संज्ञान ले और लड़कियों को पढ़ने से ना रोके, केंद्र सरकार को निर्देशित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। असाउद्दीन ओवैसी जी। स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में आपने फ़ोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ़्त किया कि क्या हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपने फ़ौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लिमान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ़ प्रदेश में इक़्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशगुजार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के ख़िलाफ़ हैं, जो इतनी नफ़रत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, ये सब के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूँ, 4 मरतबा का सांसद हूँ, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अज़ाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर। मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है, और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं।
अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी सर। आपकी चिंता हमें है ना सर, इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। सर, बात ये है कि सदन के अंदर हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बड़ी बड़ी बात करते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में समानता, सबका समान अधिकार हम मान के चलते हैं। लेकिन कई दिनों से सर ये बड़े खबर आ रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने से कि मजहब के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ घिनौने कार्रवाई होते हैं सर। ये सर, धर्म हम सबके लिए समान है, धर्म की नाम अलग अलग हो सकता सर, कोई ईश्वर को मानता है तो कोई अल्लाह के मानता है, लेकिन सर हर धर्म के एक एक अलग अलग पहचान होते हैं। जैसे कि कोई हिंदू सर पे सर तिलक लगाते हैं, तो मुसलमान महिला सर हिजाब पहनते हैं। तो हिजाब पहनता कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कई हिस्सों में सर आजकल हिजाब पहनने से उसके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, हमला हो रहे हैं सर। इसके चलते हमारे देश में सर मजहब के नाम पर समाज के अंदर दरार पैदा होते हैं सर। जैसे कि आज कर्नाटक में सर देखिए, स्कूल 30 से 40 कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। जबरदस्ती उनको हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाती है। If they see a Sikh man with a turban protesting against the government, they will call him a Khalistani report. If they see a Christian man in her holy clothes traveling in a train, they will attack here. If they see a Muslim girl in her hijab, they will stop her from education. Sir, where are the
taking Shashi our Tharoor ji. India. We Speak, sir. Sir, please silent. Silent. Complete. Sir, allow him to complete. Sir, very important thing, sir. Sir, allow him to complete. हाँ बात कीजिए अपनी बात के हाँ क्यों Sir, where are we taking our India? We cannot lose our diversity, sir. I kindly Betiye, request betiye, to the please. education Please, minister betiye. to interfere in this Betiye. issue to ensure the Ajay, constitutional rights of the Please, betiye. girls. That is real. Sabka saath, sabka vikas. अच्छा As प्लीज हो my leader गया Rahul Gandhi said, Saraswati Devi gives education to all. This is no difference with religion, caste, dress or language. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. प्लीज 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 ये तरीका ठीक नहीं है आपका प्लीज बैठिए मैं आपको मौका प्लीज आपस में नहीं शशि थरूर जी हाँ ठीक है मुद्दा उठा दिया आप भी प्लीज हाँ 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 मैं मौका दूंगा आपको प्लीज बैठिए आपको मौका दूंगा प्लीज बैठिए कटियाल जी मौका दूंगा हाँ आप हाँ हो रहा है जो हो रहा है आपके उनको बोलने दो आप शशि थरूर जी को नहीं बोलने दे रहे ये योजना मत बनाओ अधीर रंजन जी शशि थरूर जी को बोलने दो দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা ভারতের পার্লামেন্টের এই সদস্যদের মুখ থেকে শুনলেন ভারতের সংসদ সদস্যদের মুখ থেকে শুনলেন তারা কি বলল তারা বলছে ভারতের বর্তমান সরকার নরেন্দ্র মোদী তিনি সবসময় বরাবর বলে আসে ভারত হিন্দুস্তান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী মেয়েদেরকে লেখাপড়া করাও মা বোনদেরকে স্কুল কলেজে পাঠাও কিন্তু সেখানে হিজাবের যে নিরাপত্তাটা আছে ধর্মীয় যে দিকটা আছে ধর্মীয় যে পোশাক আছে ধর্মীয় যে ড্রেস আছে সেই ড্রেসগুলো কেন পরা যাবে না এগুলো নিয়ে আসলে কথা বলেছে রীতিমতো সারা ভারতবর্ষ সহ ভারতবর্ষের সাথে সাথে পুরো বিশ্ব কিন্তু এখন তোলপাড়ে ভারতের এই কর্ণাটক শহরে হিজাব নিষিদ্ধের বিতর্কের বিষয়টি নিয়ে দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের মতামত কি আপনাদের মূল্যবান মতামতটা অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন যাতে মানুষ দেখতে পারে জানতে পারে বুঝতে পারে ভারতের পার্লামেন্টে সংসদে কি কথাগুলো বলা হয়েছে ভারতের সংসদ সদস্যরা এই হিজাব নিয়ে কি বলেছে ভালো থাকবেন না দেখা হবে আরও কোনো একটা ভিডিওতে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ হাফেজ